हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीयूईटी के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। बेसिकली क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट उठाएंगे और उनके बेसिस पे हम लोग रिवीजन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स का भी रिवीजन करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बात बनी रहे कि कहाँ से क्वेश्चंस अच्छे से बनते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से हम समझते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है। और शुरुआत करेंगे हम लोग कुछ एक आध कॉन्सेप्ट से, कुछ एक आध क्वेश्चन से, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और मतलब इस क्लास के एंड तक आपको ये लगेगा कि हाँ, इस क्लास में आने का कुछ फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो क्लास में बने रहना लास्ट तक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्या चीज़? क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को लगातार सीरियल वाइज लेके नहीं चलने वाले हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, लाइक हम लोग शुरुआत जैसे करते हैं, मान लो काइनेमेटिक्स से, फिर उसके बाद एनएलएम में जाते हैं, फिर हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं। तो उस सीरीज में हम लोग नहीं चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे, वहां से हम लोग रिविजन करने का प्रयास करेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी फोर्स की बात करते हैं। फोर्स जिस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, फिजिकल टू एम में पता होता है, डीपी बाई डी इसको हम फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म इसका होता है। अब नॉर्मली जब भी फोर्स की बात आती है तो फोर्स से रिलेटेड होता है वर्क। ठीक है, फोर्स से रिलेटेड होता है वर्क। जहां पर फोर्स की बात आ रही होती है वहां पर वर्क की बात आना लाजमी होता है। और वर्क कब आता है? जब फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या बताने वाला था, देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं कि आपको एक अच्छा खासा लंबा सा डेटा दे दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि बताओ इसके द्वारा किया गया वर्क कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मास m है। ठीक है, इसका मास m है, रेडियस r है, और ओमेगा से ये घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा से ये घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि बताओ द वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स इन द हाफ ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन। आपसे बोला जा रहा है कि बताओ जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा, हाफ रोटेशन कर लेगा, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। बताओ वर्क डन कितना होगा। बच्चे जनरली क्या करते हैं, देखो ध्यान से, सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखा, देखा उन्होंने कि रेडियस आर है। अगर रेडियस आर है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, डायरेक्टली वो डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक अगर गए तो 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं हो भाई, डिस्टेंस भी तो लिख सकते थे ना। अब आप कंफ्यूजन में आओ और देख लो कि यहाँ से यहाँ तक किसका है, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो इसका मतलब क्या है? ये कितना हो गया? पूरा होता है 2 पाई आर, आधा कर दो पाई आर, तो फोर्स में पाई आर का मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक? 2r का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, वर्क लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उनका आंसर आता है 2m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखो, क्या ये गलत है? क्या ऑप्शन में ही है? क्या ऑप्शन में ही है? ऑप्शन में ये तो नहीं, लेकिन इस तरह से वो दिया हुआ है 2 पाई एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, इस तरह का दिया हुआ है। तो जनरली बच्चे और भी गलत करके इसको मान लेते हैं डिस्टेंस को यहाँ पे, और कर देते हैं, निकाल देते हैं आंसर। लेकिन वास्तविकता में आपको ध्यान रखना है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और आपको ध्यान क्या रखना है इसमें? आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करी है, जब भी वर्क की बात करी जा रही है, तो वास्तविकता में जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, म्यूचुअल डायरेक्शन उनकी क्या है। लाइक यहाँ पे क्या है, जब भी सर्कुलर मोशन होता है, जब भी सर्कुलर मोशन होता है, तो मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फोर्स सेंट्रीपिटल, या जनरली अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल की बात करें तो सेंट्रीपिटल किस डायरेक्शन में लगेगा? सेंटर के टुवर्ड्स। और ध्यान से देखो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में लगातार एंगल कितना बना रहेगा? 90 डिग्री। और अगर फोर्स और एंगल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री का है, तो वहां पर वर्क डन कितना आ जाएगा? एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस होता है। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंगल 90 का हो गया, कॉस 90 यानी 0। कॉमन सेंस से भी समझो कि जाहिर सी बात है, जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन कितना हो गया? 0, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में तो खिसका ही नहीं पा रहा ना। सीधा सीधी सी बात है कि भाई फोर्स अगर इस डायरेक्शन में और मैं खिसा किस डायरेक्शन में आऊं, तो मुझे एक बात समझ आ जाएगी कि इस फोर्स ने मेरे ऊपर कोई काम नहीं किया है, जो भी ले जा रहा है इधर कुछ ले जा रहा है। क्या बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक?
ये है इसका सिंपल आंसर। अब बच्चे जनरली जल्दबाजी में ये कुछ इस तरह से आंसर लगा देते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में ऐसे सवाल देख के, मतलब होता है ना कि कठिन सवालों में तो बच्चा एक बार होता है कि ठीक सोचना पड़ता है, लेकिन इस तरह के सवालों में क्या होता है, हड़बड़ी में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्या मेरी बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा ओके, इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी में जैसे सर्कुलर मोशन में कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे सर्कुलर मोशन में क्या होता है हमारे पास, सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल वो हमेशा बाहर की तरफ लगता है, ये सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल हमेशा एक सूडो फोर्स होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल हमेशा सूडो फोर्स होता है, और सूडो फोर्स की एक खासियत होती है, सूडो फोर्स को जब भी हम लिखते हैं तो सूडो फोर्स बराबर एफ सूडो, एफ सूडो इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। ये सूडो फोर्स में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो लिफ्ट वाले प्रॉब्लम बन जाते हैं। कोई एक कार्ट है, वो जा रही है, उसमें कुछ पेंडुलम लगा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। सूडो फोर्स तभी आता है जबकि फ्रेम हमारा नॉन इनर्शियल होता है, अर्थात बेसिकली सूडो फोर्स का हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्योंकि ये चूंकि हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं, ऑब्वियस सी बातें नहीं होते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वहां पे इक्वेशंस को लगाने के लिए सूडो फोर्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सी इतनी बात होती है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? बात क्लियर है? पक्का ना? अच्छा भाई, ओके भाई, ओके 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 ओके। इतना आ गया हमारे पास। अब जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक ये कार्ट है, ठीक है, वही जैसे मैंने बताया अभी, और इस डायरेक्शन में जा रही है, इसमें पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। ये पेंडुलम लटका हुआ, और जैसे ही मूव करती है तो भाई जाहिर सी बात है पेंडुलम पीछे की तरफ मूव करेगा। तो ये अगर इसकी एक्सेस थी, तो मान लो यहाँ से इतना खिसक गया थीटा एंगल पर, तो आपसे बोल दिया जाता है कि बताओ अगर इसका एक्सीलरेशन ए है, कार्ट का एक्सीलरेशन ए है, ठीक है, और इसका मास एम है, तो बताओ इसकी लेंथ एल है, तो बताओ कि यहाँ पर जो थीटा एंगल होगा वो किस तरह से निकालते हैं। थीटा एंगल निकालने के क्या करते हैं, इसके सारे फोर्सेज लिखेंगे, ठीक है। जो भी पेंडुलम था, जो भी पेंडुलम था हमारे पास, उस पर सारे फोर्सेस लाइक नीचे क्या लग रहा है, mg, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, टेंशन, ठीक है। अब ये तो हो गए जो एक्चुअल फोर्सेस लग रहे हैं। अब आप क्या करो, अंदर जाके बैठो, ठीक है। जैसे ही आप अंदर बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, बेसिकली सूडो फोर्स को विजुलाइज करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जाकर के बैठ जाओ और देखो कि वो जो बॉडी है वो मूव कर, मतलब वो मूव क्यों कर रही है। लाइक ये यहाँ पे गई, तो आप उसको समझो सूडो फोर्स के नजरिए से कि यहाँ पर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको इधर ले जा रहा है, ठीक है। वरना भाई अगर जाहिर देखा जाए तो इसमें कोई एक्चुअल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है ना। एक्चुअल फोर्स कोई है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई तो सूडो फोर्स है जो इसको पीछे की तरफ ले जा रहा है। इसका मतलब है नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी बैठेंगे सूडो फोर्स लगा देंगे इस तरह से। ये क्या होगा, एफ सूडो, ठीक है। और एफ सूडो कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, अगर थीटा था तो ये भी थीटा होगा, तो ऊपर आएगा टी साइन थीटा, सॉरी टी कॉस थीटा, ठीक है। इधर आ जाएगा टी साइन, आप कुछ खुद कर सकते हो, टी साइन थीटा, बैलेंस करा दो। अगर इस जगह पे आकर के ये रेस्ट हो जाएगा तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, सूडो फोर्स के बराबर कर दो। टी कॉस थीटा को एम बाई सॉरी एम इंटू जी के बराबर, एम जी के बराबर कर दो। दोनों का डिवाइड करा दो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टाइम थीटा आ जाएगा। इससे आप निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई डाउट है? क्या बात समझ आ रही है? 100% पक्का ना? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर बात समझ आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ बात समझ आ रही है। ये बेसिक सी बात होती है। लाइक हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करी, हमने देखा कि वर्क डन किस तरह से हमें निकालना होता है। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में हमें कोई भी फैसला नहीं लेना होता है। हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या एंगल बना रहे हैं। इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। इसके बाद हमने देखा कि सूडो फोर्स किस तरह से काम करता है। अच्छा भाई, ओके, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। आगे क्या बात करते हैं, अगला एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन उठाते हैं, उससे समझने का कुछ प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, समझोगे तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कंसीडर एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मान लो हमारे पास क्या दिया गया है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2। एक ये है, एक ये है, ये a है, ये b है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है,
ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोशन टेक्स प्लेस ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये केवल एक्सेस के अलोंग ही दोनों मूव करते हैं, ठीक है। ए इज मूविंग विद स्पीड v, ए जो है वो स्पीड v से मूव कर रहा है, ठीक है। और बी जो है वो रेस्ट पर है, ये बिफोर कोलिजन की केस है, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ आफ्टर कोलिजन ए कीप्स मूविंग, ए जो है वो मूव करता रहता है इन द सेम डायरेक्शन बट विद इट्स स्पीड रिड्यूस टू v/2। अभी क्या हो जाता है इस केस में, जब आफ्टर कोलिजन की हम बात करते हैं तो आफ्टर कोलिजन में क्या है, आफ्टर कोलिजन में ए जो था टक्कर हो चुकी, ठीक है, टक्कर हो चुकी। अब टक्कर होने के बाद क्या है, ए जो है वो v/2 से मूव कर रहा है, ए जो है वो v/2 से मूव कर रहा है, और बी जो है आपका, बी जो है इसकी स्पीड नहीं दी गई है, बी की स्पीड नहीं दी गई, मान लो v प्राइम मान लिया हमने, ठीक है। इसका मास m1 था हमारे पास, इसका मास m2 था, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसके बाद 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन की बात बाद में करते हैं, और आपसे पूछा क्या गया है m2/m1 क्या आएगा, m2/m1 क्या आएगा, इसका रेशियो क्या है, m2 और m1 का रेशियो आपसे पूछा गया है। सिंपल सी बात, करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि आप किस तरह का कोलिजन दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखो, इलास्टिक कोलिजन अगर है, इलास्टिक कोलिजन अगर है, इसका मतलब क्या है, इलास्टिक हो फर्स्ट ऑफ ऑल या इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्व कराना है आपको, क्या कंजर्व कराना है, मोमेंटम, क्या चीज, मोमेंटम कंजर्व करा लो। दूसरी इक्वेशन आप एनर्जी से भी बना सकते हो, और दूसरी इक्वेशन को आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से भी बना सकते हो, ई से। ई क्या होता है, फॉर इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या होती है 1, किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है। और ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये भाग रहा है v डैश से, ठीक है, v प्राइम से, और ये भाग रहा है v/2 से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई, v प्राइम माइनस v/2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये रेस्ट पर था, ये v से आ रहा था, मतलब नेट वेलोसिटी कितनी थी अप्रोच की, v। क्या कोई समस्या है, बात क्लियर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू v प्राइम माइनस v/2, v प्राइम माइनस v/2, यहां से आ गया हमारे पास v प्राइम इज इक्वल टू v प्लस v/2 यानी 3v/2, ये आ गई v प्राइम की वैल्यू v के टर्म्स में, ये आ गई v प्राइम की वैल्यू v के टर्म्स में। अच्छा भाई ठीक, ओके। अब मासेस की बात करनी है, मासेस की अगर बात करनी है तो ध्यान से देखो, हमारे पास दूसरी इक्वेशन में कौन सी लगानी, मोमेंटम कंजर्वेशन की। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल मोमेंटम कितना था, केवल m1v, इसका तो मोमेंटम 0 था, इनिशियल मोमेंटम हो गया, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इसका लिखो m1v/2, इसका कितना आ जाएगा, सेम डायरेक्शन, प्लस m2v डैश, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये आ गया मोमेंटम, v डैश की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दो, क्या आ जाएगा 3v/2, यानी ये आ गया हमारे पास, m1v इज इक्वल टू m1v/2, ठीक है। इसको उठा के इस तरफ ले आओ, घटा लो डायरेक्ट, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये बचेगा m1v/2 इज इक्वल टू m2 v प्राइम की वैल्यू 3v/2 v/2 से v/2 कैंसिल हो गया, हमें निकालना क्या था, m2/m1 की वैल्यू, m2/m1 की वैल्यू क्या आ गई 1/3, क्या कोई दिक्कत है, m2/m1 सही है, देखो m2/m1 1/3, ये है हमारे पास इस रेशियो की वैल्यू, दिख रहा है, बात समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोलिजन हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो किस तरह का कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक कोलिजन है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व हो सकती है, लेकिन अपनी सरलता के लिए हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं लगाते हैं, हम लोग दोनों के दोनों कोलिजन में फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, दूसरी इक्वेशन लगाते हैं हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की, दोनों इक्वेशन लगा दो, खेला खत्म, मार दो आंसर, कोई दिक्कत। 5 ऑप्शन थे, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए गए थे, 2 है, 1 है, 1/3 है, √5 - 1 है, √2 - 1 है, तो 5 ऑप्शन दिए गए, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है 1/5। अच्छा ओके, ये बात अपने को समझ आ गई, ठीक है। चलो उतारो इसको, बोर्ड पे जगह बनाते हैं थोड़ी सी। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, ठीक है। अ स्फेरिकल होल ऑफ डायमीटर, ठीक है, एक स्फेरिकल आपको होल दिया गया ऑफ डायमीटर r हैज बीन स्कूप्ड आउट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें से आपको एक बेसिकली इसकी रेडियस r है,
ठीक है, इसकी रेडियस r है, और इससे हमारे पास एक होल निकाल लिया गया है, ठीक है, इस तरह से एक होल निकाल लिया गया है जिसका सेंटर जो है वो r, एक सेकंड रुकना, लेट मी चेक, स्फेरिकल होल ऑफ डायमीटर r, सॉरी इसका डायमीटर r है, ठीक है, इसका डायमीटर r है, हाँ मतलब इसकी रेडियस हो गई हमारे पास r/2, ठीक है, इसका सेंटर जो है वो है 0,0,r/2 पे, यानी ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और ये हमारे पास z एक्सिस है, और इसकी जो रेडियस है ये हमारे पास r/2 है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज एट, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल सी इतनी बात है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, स्फेरिकल होल है, ठीक है, ओके। देखो, जब भी इस तरह की बात हो, मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट में आपको समझाया है कि जब भी कैविटी का प्रॉब्लम हो तो वहां पर हमें निगेटिव मास समझ के करना है, ठीक है। मतलब क्या, यहां पर आप एक निगेटिव मास भर दो, ठीक है, यहां पर आप मान लो प्लस रो, यहां पर मान लो माइनस रो, ठीक है। तो वास्तविकता में होगा क्या, जब आप यहां पर निगेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मानोगे तो वास्तविकता में हमारा जो पूरा का पूरा स्फीयर था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आप सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर इस निगेटिव वाले का सेंटर ऑफ मास निकालो, दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकाल दो, आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़ा वाला स्फीयर होगा इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बिल्कुल सेंटर पे, इसमें कोई दिक्कत। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसका सेंटर पे। अब इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए होते तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती, लेकिन यहां पर कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, बात क्लियर है? चलो करो इसको, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे। हमारे पास डेंसिटी अगर रो है तो इसका मास क्या आ जाएगा? मास क्या आ जाएगा इसका? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मान लो m1, इसको मान लो m1। कहां पर? देखो यहां पर हमारे पास है m1, m2 मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर लेंगे हम m2 मास, और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है? r/2, और m2 मास कितना हो जाएगा हमारे पास? m2 मास माइनस रो, बस यही चीज ध्यान रखनी है। यहां पर जब भी कैविटी की बात करी जा रही है तो निगेटिव मास मानने से क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पूरी कैविटी को पॉजिटिव मान लिया, इसका मतलब क्या है, उस पूरी कैविटी में मास, उसकी पूरी कैविटी में भी मास है, अब वहां पर हम निगेटिव मान ले रहे हैं, अर्थात वो प्लस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा इस जगह पे? रिक्त स्थान, खाली जगह। बात क्लियर है? ठीक है, तो m2 कितना आ जाएगा? माइनस रो इंटू इसका वॉल्यूम क्या हमारे पास? 4/3 पाई r/2 का क्यूब, करेक्ट है? क्या जाएगा यहाँ से? m1 यहाँ मान लो, अब इसको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से, अब इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास? कहीं पर भी निकाल लो, RCUM क्या आ जाएगा हमारे पास? m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r/2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व कर लो, जो आ जाए भाई आंसर है। अब मेरे को नहीं पता इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या है, ठीक है, ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस लिखे हुए हैं, अब ऑप्शंस देख लो, ठीक है। ए ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, मैं केवल z डायरेक्शंस की वैल्यू लिख रहा हूँ, x और y में ऑब्वियस सी बात है 0 0 आएगा, ठीक है। तो माइनस r/2, ये हमारे पास r/14, ठीक है, ये z डायरेक्शंस की वैल्यू है। बी ऑप्शन में r/2, सी ऑप्शन में r/12, डी ऑप्शन में माइनस r/8, और ई ऑप्शन में माइनस r/16, ठीक है। जो भी करेक्ट ऑप्शन हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, अभी क्या भी लिखो। देखो इसमें एक ट्रिक और है, एक ट्रिक क्या है, मतलब कुछ ऑप्शंस को आप डायरेक्टली देख करके भी हटा सकते हो। किस तरह से? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा वो हमारा निगेटिव z एक्सिस में आएगा। भाई ऐसे समझो कि अगर ये पूरा गोला होता तो जिसका सेंटर ऑफ मास था ये बिल्कुल इसके सेंटर पर होता, लेकिन चूंकि हमने यहां से कुछ मास निकाल लिया है अर्थात सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और जब नीचे शिफ्ट हो जाएगा मतलब इस लाइन पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास कहीं, अर्थात z की निगेटिव वैल्यू पर आ रहा होगा, और z की निगेटिव वैल्यू पर आ रहा होगा तो ये ऑप्शंस तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते हैं। बात समझ आ रही ना? तो कुछ इस तरह से भी आप अप्रोच करोगे ताकि आप कुछ ऑप्शंस में तो आपको फंसना ही नहीं है। अगर कुछ ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट हो जाएंगे तो सवाल अपने आप थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। ये होती है सेंटर ऑफ मास की बातें। इसी पे एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा और करते हैं, देखो ध्यान से। जब भी सेंटर ऑफ मास हो तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है। दूसरा कहां पर लगाना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। कहां पर? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक हमारे पास दिया गया है एक इस तरह से, एक क्यूब दिया या कुछ भी मान लो, एक राउंड सिस्टम मान लो। देखो
मान लो हमारे पास ये दिया गया है, या कुछ भी हमारे पास इस तरह से रॉड दी गई है, या कुछ भी कोई भी सिस्टम दिया गया है, कोई भी डिस्क दी गई है, मान लो ये डिस्क है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्क है, और हमने क्या किया, इस एक्स यहाँ से हमने एक गोला काट दिया, मतलब गोला मतलब एक स्फीयर, यहाँ से सॉरी स्फीयर नहीं, एक सर्कल निकाल दिया, ठीक है, पूरी ये डिस्क थी, पूरा यहाँ पे मसाला भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और इतने से हमने ये ऐसे करके ढक्कन की तरह निकाल दिया। वो देखा ना कंटेनर का जो ऊपर ढक्कन लगा होता है उसमें इस तरह से कटा हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरह समझ लो ये, ठीक है। अब मान लो इसकी रेडियस हमारे पास आर थी, या मान लो 4r थी, और यहां से हमने r रेडियस का ही हमने निकाल दिया। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सिंपल सी भाई बात है, फिर से यहाँ पे क्या करना है, रो मानना है, इसको माइनस रो मानना है, प्लस रो माइनस रो। अब इसको अलग मान लो इस तरह से, ये हो गया प्लस रो, ठीक है। किस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट निकालना है। तो जब भी डिस्क के लिए इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कितना होता है, जल्दी बोलो फटाक से। इस एक्सेस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 4, इतनी बात तो पता है, mr²by 4। अब ये अगर पूरा प्लस रो है और इस एक्सेस के अबाउट ही घूम रहा है तो mr²by 4 हो जाएगा, mr²by 4 हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू इसका एरिया। इसका एरिया कितना है हमारे पास, इसका एरिया π4r², π4r², और इस कैविटी का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी कैविटी का मास कितना हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू माइनस रो इंटू इसका एरिया πr²। क्या कुछ समस्या है। अब ये अगर r है, मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस नहीं दी, मान लो इसके बीच की डिस्टेंस है 2r, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस है 2r, तो मतलब क्या है कि जो भी दूसरा हमारे पास ये जो डिस्क है जो घूम रही है, इसके लिए ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2r, और इसका मास कितना है हमारे पास m2। इस एक्सेस के बाद घुमा दो इसको, कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइन कर दो। या कोई समस्या है, कोई डाउट, ठीक है, उतारो इसको फटाक से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 3 बॉल्स हैं, ठीक है, 3 बॉल्स ऑफ मास 10 kg, 20 kg एंड 10 kg आर हैंगिंग बाय मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है, हाँ मासलेस स्ट्रिंग एंड आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग, ठीक है। इस तरह से दिया गया, आपको फिगर दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग है, 10 kg की जगह यहाँ 1 kg होना चाहिए, मतलब 1 kg 2 kg 1 kg, ठीक है, 1 kg 2 kg और 1 kg, ठीक है, ये दिया गया आपको। और आपसे बोल रहा है कि मासलेस स्प्रिंग है, ठीक है, शोन इन द फिगर, इनिशियली सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो रेस्ट पर हैं। आपसे बोल रहा है इफ द स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है वो टॉप से स्नैप कर ली गई सडनली, मतलब सिंपल समझो यहाँ हमने कैंची लगा दी है, ठीक है, काट दिया यहाँ से। और आपसे क्या बोल रहा है कि बताओ व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द टॉप मोस्ट बॉल। इस बॉल का आपसे एक्सीलरेशन पूछा गया है। मैंने जब भी स्प्रिंग कटिंग के सवाल बताए, स्प्रिंग कटिंग या स्ट्रिंग काटना हो, कुछ भी आपको दोनों में से एक चीज काटनी हो, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी स्प्रिंग है या स्ट्रिंग है उसमें फ्री एंड जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो क्या करना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब तुरंत का तुरंत बताना है। और आपको ऑप्शन दिए गए 0 2G G 4G 3G, ठीक है, 3G का जमाना तो नहीं है अब, फिर भी देखो क्या आता है, 0 2G G 4G 3G, 5 ऑप्शन दिए गए। अब एक काम करो, अच्छा खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और सवाल को ट्राई करो, ठीक है, करो, कर लिया क्या। देखो ध्यान से, हमें क्या करना होता है जब भी स्ट्रिंग काटी जाती है, स्ट्रिंग काटी जा रही है, क्या यहाँ पर किसी भी स्प्रिंग में कोई फ्री एंड जनरेट हो रहा है क्या। मान लो इस तरह से है, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, दूसरा बालक यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्प्रिंग को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही मैं स्प्रिंग को छोड़ता हूं तुरंत का तुरंत जो पूरा का पूरा फोर्स है वो खत्म हो जाता है। लेकिन सोचो अगर ये सिनेरियो हो कि यहां पर क्यों पूरा का पूरा फोर्स तुरंत का तुरंत 0 हो जाता है, इसका रीजन ये होता है, भाई यहां पर भी क्या लग रहा है, इधर की तरफ kx, इधर क्या लग रहा है, यहाँ पर kx। लेकिन सोचो मैं दूसरा सिनेरियो बनाऊं जहां पर एक इस तरह से ब्लॉक है, एक इस तरह से ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक को पकड़े हुए, ये इस ब्लॉक को पकड़े हुए और दोनों में स्प्रिंग लगी हुई है,
अब अगर आप यहां पर इस ब्लॉक को छोड़ते हो तो फोर्स इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होता है, क्योंकि यहां पर कोई भी फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा है। जब भी फ्री एंड जनरेट नहीं होता है तो वहां पर फोर्स इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होता। ये चीज हमेशा स्प्रिंग में आपको याद रखनी है। स्प्रिंग में बस इतना सा पॉइंट है कि अगर यहां पर फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा है तो फोर्स इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसमें क्या है, नीचे क्या लगेगा, जी। ठीक है, मतलब 1/10 जी। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, जी। ठीक है, अगर यहाँ जी है तो ये भी क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, अब इसका सेपरेट mg क्या लग रहा है, नीचे 2g। तो नीचे इसकी वजह से g था, इसकी वजह से 2g था, ऊपर कितना हो गया, 3g। ठीक है, यहाँ 3g है तो यहाँ भी कितना होगा, 3g। ठीक है, ये कितना है, 1, तो इधर क्या हो जाएगा, g। ऊपर क्या होगा, टोटल 4g। क्या बात समझ आ रही है, क्या कोई कंफ्यूजन है? ये था 1 kg, नीचे हो गया इसकी वजह से g, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हो गया mg। ठीक है, तो m कितना है, 1, तो हो गया टोटल g। ऊपर क्या आ गया, रिएक्शन फोर्स g। तो इसका स्प्रिंग में दूसरी तरफ क्या हो गया, जी। ठीक है, इसकी वजह से दोनों तरफ भाई फोर्स लगते हैं ना, इस तरह से ये हो गया जी। अब इस 2 के जी का नीचे क्या लग रहा है, 2g। तो ये टोटल कितना हो गया, 3g। ऊपर कितना हो गया, 3 यानी 30 है ना, 30 न्यूटन। यहाँ पर 30 न्यूटन है, यानी यहाँ पर 3g है, तो ऊपर भी कितना लग रहा होगा, 3g। ये बात क्लियर है? अब इस मास पे कंसंट्रेट करो, इसका सेपरेट कितना है, जी। तो टोटल कितना होगा, 3g प्लस जी, 4g। यानी स्ट्रिंग में क्या लग रहा होगा, 4g। अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर अपन डायरेक्ट स्ट्रिंग को काट देते हैं, अगर यहाँ पर स्ट्रिंग को काट देते हैं तो क्या कोई स्प्रिंग में फ्री एंड जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अर्थात क्या है, अगर स्प्रिंग में कोई भी फ्री एंड जनरेट नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पे फोर्स इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होगा। अर्थात अगर हमसे इसका एक्सीलरेशन पूछा गया है तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जनरली बच्चे क्या कर देते हैं, सारे जी से जा रहे हैं। नहीं, सारे जी से नहीं जाएंगे, सारे जी से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पर फोर्स जीरो नहीं होगा। अर्थात इसका जो एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी 4g, ना कि जी। हाँ जी, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन? ध्यान रखना। अच्छा, मान लो यहां से हमने ना काटा होता, हमने यहां से काट दिया होता, यहां से काटा होता, तो अब क्या होता है, यहां पर तो हमारा इंस्टेंटली फोर्स जीरो होना था। यहां पर ये जो 3g3 हो रहा है, जीरो होना था। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ अलग सिनेरियो होता। स्प्रिंग को काटने में और स्ट्रिंग को काटने में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। कोई डाउट? पक्का ना, सही है, उतारो उसको। ठीक है, चलो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक प्लैनेट है सर्कुलर मोशन में विद एन एंगुलर मोमेंटम l। ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, मानो क्या है, हमारे पास एक ये प्लैनेट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी एक स्टार के अराउंड। ठीक है, मान लो ये स्टार है, ठीक है, ये तारा है, और ये हमारे पास प्लैनेट है। ठीक है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज एल, दैट इज एल। द प्लैनेट ऑर्बिट्स अ स्टार ऑफ मास m। स्टार का जो मास है वो m है, इसका मास जो है स्मॉल m है। आपसे बोल रहा है इसकी रेडियस जो है, ऑर्बिट की रेडियस जो है स्मॉल r है। ठीक है, आपसे आगे बोला है कि द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज चेंज टू r/2। ठीक है, हमने रेडियस को r/2 कर दिया, कहां से, r से आधी कर दिया है। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ एंगुलर मोमेंटम की नई वैल्यू क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम की नई वैल्यू क्या होगी। तो मान लो एंगुलर मोमेंटम की नई वैल्यू l डैश है, l डैश की वैल्यू क्या आनी है हमें ये बताना। फर्स्ट वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू वो l है, बाद में वैल्यू l डैश आ रही है। 5 ऑप्शन दिए, सॉरी 4 ऑप्शन दिए गए आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है l, दूसरा ऑप्शन है l/2, तीसरा ऑप्शन है l/√2, चौथा ऑप्शन है आपके पास √2l। 2 मिनट का समय, फटाक से करो, देखो क्या आएगा। कर लिया क्या, कर लिया क्या, देखो इधर, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इधर देखो। हमारे पास 2 बॉडी सिस्टम दिया गया, 2 बॉडी सिस्टम दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर एक स्टार है, एक ये प्लेनेट है, प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है स्टार के अराउंड। ठीक है, इसका टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज एल। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ऐड नहीं किया गया। अर्थात क्या होगा, जब भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल टॉर्क ऐड नहीं, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। अर्थात क्या होगा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी, बच्चे जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर r से इसको, अच्छा ठीक है, r से r/2 किया, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होगा कुछ शिफ्ट हो जाएगा, l/2 या 2l हो जाएगा। नहीं, ध्यान रखना है कि अगर हम रेडियस को चेंज कर रहे हैं, मतलब अभी तक यहाँ रिवॉल्व कर रहा था, अभी ये यहाँ रिवॉल्व करेगा, और अगर ये यहाँ रिवॉल्व करे, ये वही वाली बात होगी जिसे मैंने एग्जांपल बताया था, वो एक पहिया घुमाने वाला एग्जांपल दिखाया था। ठीक है, या दूसरा वो जो एग्जांपल ऐसे घूम रहे होते थे डंबल लेकर के, और ऐसे करके हाथ पास कर लेते हैं तो हमारी स्पीड जो होती है बढ़ जाती है। याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए, याद है ना।
वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर इसकी रेडियस यानी जो मास है ये हमारे स्टार के पास आ जाएगा तो इसके एंगुलर मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं आता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है और हमारे पास की जो एंगुलर वेलोसिटी हमारी बढ़ जाएगी। अर्थात यहाँ पर ओमेगा चेंज हो जाएगा लेकिन एंगुलर मोमेंटम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो जल्दबाजी में इस ऑप्शन को ही मत करेक्ट करना, ये नहीं है कि L/2 या 2L कर दिया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास रेडियस यहाँ पर चेंज हो रही है तो जनरली फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट जो हमारी इनसाइट होती है जो तुरंत का तुरंत दिमाग चलता है, लगता है कि L' हमारा 2L आ जाएगा या सॉरी L/2 आ जाएगा क्योंकि रेडियस हमारी आधी हो गई है। नहीं, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह का केस है जो डंबल पकड़ के अपन एकदम क्लोज जाते हैं और स्पीड देखा है ना वो वीडियो, ठीक है। कमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर के देखो उसको, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम पे बहुत सारी चर्चा करी उसमें, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का बात क्लियर है ना? चलो, बात इतनी करनी थी, इसके बाद अब अगली बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। यहाँ तक के लिए इतना बहुत हो गया है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना और इसके जो नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर के देख लो, बाकी के सारे नोट्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।